आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं नागपुर में हूं और नागपुर बहुत ही ख़ास काम से आया था। मुझे जानकारी मिली है कि जो बुद्धिस्ट बच्चे हैं या जो भी छात्र हैं भारत के, अगर वो जापान जाना चाहते हैं, जापान में हायर स्टडी करने जाना चाहते हैं या नौकरियों के लिए जाना चाहते हैं, तो एक उससे संबंधित यहाँ एक सेमिनार था। NHS जापान जो है उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य? तो NHS जापान जो है न्यू हाईटेक हॉरिजन नाम है इसका, और मोटिव यही है कि जापान में, इंडिया में जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जो बेरोज़गार हैं, जो जॉब की अभी दर भटक रहे हैं, तो उन्हें हम जापान में जो जॉब के जो अवसर मौजूद है उसका हम इंट्रोडक्शन करवा सकें। जापान में आज की कंडीशन में 7 लाख से ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं, बट इंडिया में अभी भी उस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है। तो इस सेमिनार के माध्यम से हम बच्चों को वही अवेयर कराना चाहते हैं कि वो जापान में आए और वहाँ पे भी जॉब के अवसर वो हासिल कर सकें। अच्छा, लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है, यदि जो बेरोज़गार है वो चाहता है कि मैं जापान जैसे देश में जाऊं और वहां नौकरी करूं, तो उसके लिए उसकी योग्यता या क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? जी देखिए, सबसे बड़ी योग्यता है जापानीज़ भाषा। उसके बाद में है कि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है। आज की कंडीशन में जापान में सभी की ये जॉब है, जिनका टेक्निकल है उनके लिए भी है और जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए भी है। जो एज लिमिट जो होती है वो 35 ईयर्स तक होती हैं। अब जैसे इंजीनियर्स जो हैं तो उनके लिए इंजीनियर जॉब जो है वो काफ़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं। करीबन 6 लाख IT इंजीनियर्स की जॉब अवेलेबल है। उसके बाद में जापान गवर्नमेंट का एक जो नया TITP का जो प्रोग्राम निकला है, तो इस TITP यानी टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें जो बच्चे नॉन टेक्निकल है यानी जिनका 12th हुआ है या प्लेन ग्रेजुएशन हुआ है या जो ITI बैकग्राउंड से हैं, इवन वो भी इसके थ्रू जापान में जा सकते हैं। तो यदि जापान जाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं जापान जाना चाहता हूं, तो मुझे संपर्क आप लोगों से करने से हो जाएगा क्या? जापानी, जैसे अब जापानी मुझे आती नहीं, आपने बता दिया कि जापानी आना चाहिए, तो जापानी जो भाषा है वो मेरे जैसा व्यक्ति कैसे सीखे? जी देखिए, बहुत से बच्चों को ये लगता है कि जापानीज़ भाषा बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मुझे लगता है कि जापानीज़ भाषा बहुत सिंपल है। अब जिन्होंने कभी भी पढ़ा नहीं है, जैसे अभी तमिल भाषा हमने कभी पढ़ी नहीं है, हमें लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है। जब हम जाएंगे साउथ में सीखना चालू करेंगे तो आसान होगी। वैसे ही जापानीज़ भाषा जो है वो सबसे मेन चीज़ है कि हिंदी से सिमिलर है। जो अल्फ़ाबेट्स जो है जापानीज़ भाषा के, वह सेम टू सेम हिंदी है। जो साउंड है अ आ ई, वही साउंड जापानीज़ का ही है। तो जापानीज़ भाषा डिफ़िकल्ट नहीं है। मान लीजिए आपको जापानीज़ नहीं आती है, आप जापानीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप किसी भी NHS जापान की भी ऑनलाइन क्लासेस होती है या सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है उनके साथ में हमने टाई अप किया हुआ है, तो उनके साथ में अभी हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जो ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होता है वहाँ से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जो ट्रेनिंग है कितने महीने या कितने साल की होती है? जी हाँ, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कैसा है कि 5 लेवल होते हैं। बेसिक जो होता है वो N5 होता है, तो उसमें तो आप सिर्फ अल्फ़ाबेट सीखते हैं, छोटे मोटे अपना नाम बताना, अपना एज बताना, वो सीखते हैं, जिसका काम उतना ज़्यादा नहीं होता है। आपको यदि जॉब करना है तो आपको कम से कम N3 तक सीखना होता है और उसके लिए आपको कम से कम 14 से 15 महीने देने पड़ते हैं। यदि हम एक अभी TITP की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हम 1 साल में N3 तक पढ़ाएं, बट जो क्लासेस की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे होगी, यानी एक दिन में बच्चों को कम से कम 3 घंटे पढ़ाई करना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये कार्यक्रम दिल्ली का, UP से या बिहार का कोई बच्चा देख रहा है और उसकी इच्छा है कि वो जापान जाए, और हम इस समय मौजूद हैं, आपकी संस्था जो है नागपुर से है, तो वो यहाँ पर आकर या ऑनलाइन वो कैसे अप्लाई करेगा? वो मतलब कैसे आप लोग से संपर्क करें जिससे वो जापानी भी भाषा सीख जाए और वहाँ जाने की जो प्रोसेस होती है वो कर लें? जी देखिए, अभी सिर्फ नागपुर में ही नहीं, हम अभी उत्तर प्रदेश में भी जाके आए हैं, और उत्तर प्रदेश के कुछ इंस्टीट्यूट है जिनके साथ में हमने टाई अप किया हुआ है, तो वहाँ पे भी ऑफलाइन की क्लासेस होगी। तो मान लीजिए जो UP के जो बच्चे हैं वो UP की क्लासेस में जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या वहीं से ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट की जाएगी।
यूपी में अभी हमारे 5 बच्चे हैं जो N4 तक के उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और वो अभी टीचिंग भी करते हैं। तो यूपी के बच्चे या अभी की कंडीशन में ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा ये है, तो देश के किसी भी कोने से बच्चे हम तक पहुंच सकते हैं। हमारा मेल आईडी, हमारा वेबसाइट अवेलेबल है, तो उससे यदि वो हम तक पहुंचेंगे तो हम उन्हें पूरा गाइडेंस करेंगे कि कैसे आपको जापानीज़ स्टार्ट करनी है, कब तक जापानीज़ पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में आपको किस टाइप से कौन सी फील्ड में उनका जो भी डिग्री लेवल होगा उसके हिसाब से हम उन्हें जॉब का गाइडेंस देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों की अब सोच ये होगी कि हमें अब जापानी भाषा सीखनी है या जो आप कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो उन्हें सीखना है, तो उसकी कुछ फ़ीस होगी या कितना खर्चा आएगा उसे जापान जाने में? हाँ देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर तो है सभी जो भी जितने भी लेवल हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है nhsjapan.com, तो वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। N5 यदि आप पढ़ते हैं तो कितना होगा, N4 पढ़ते हैं तो कितना होगा, N3 यदि पढ़ते हैं तो कितना है, तो वो वेबसाइट पे पूरा अवेलेबल है। जी देखिए, अभी भंते जी ने भी वही कहा, ससे भंते जी ने, कि इंडिया के बुद्धिस्ट हो, देश छोड़ो जापान जाओ। तो हम भी वही चाहते हैं कि सबसे पहले जो अपने बुद्धिस्ट बच्चे जो है उनको ये मौका मिले, वो जाए जापान में। तो यह चीज़ है कि हमारे बच्चों को मेहनत की आदत होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के बेस पे या फ्रीशिप के बेस पे वो आगे नहीं पनप पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, कोई नई स्किल अपने में डेवलप नहीं करेंगे, आगे बढ़ने के मौके उन्हें नहीं मिलेंगे। तो मैं सभी से, जितने भी बुद्धिस्ट बच्चे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। कहाँ पे फ्री में कुछ मिल रहा है वो चीज़ को आप इग्नोर कीजिए। जहाँ पे मेहनत है, जहाँ पे आपको आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, वहाँ पे यदि आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़ता है तो आप देखिए कि स्कोप कितना ज़्यादा है। यदि ज़्यादा स्कोप है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़िए, उस मौके का फ़ायदा उठाएं। मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन और करूँगा। अब जो बुद्धिस्ट बच्चे हैं या कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो फॉलोअर्स हैं, आप भी जानती होंगी कि वे थोड़ा सा उनका जो बैकग्राउंड है गरीब होते हैं, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो जाना चाहता है, वो टैलेंटेड भी बच्चा है, फिर वो कैसे जाए? जैसे अभी मैंने इंट्रोड्यूस भी करवाया था SHW करके जो है स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर का जो प्रोग्राम है जापान गवर्नमेंट का, उसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं लगता है। उसमें आपको सिर्फ क्या है, आपको जापानीज पढ़नी है। उसके साथ साथ में जो 14 क्षेत्र है जिसमें जॉब है, उस 14 क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र में यदि आपको अनुभव है टेक्निकल, तो उसके बेस पे आप जापान जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उतनी मेहनत आपकी चाहिए। आपने यदि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए तो उस बेस पे आप जापान जा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट। जो बैचलर इंजीनियर है, जिसने इंजीनियरिंग की है, तो उसकी वहाँ पर पेमेंट कितनी होगी? जी, जो बेसिक पेमेंट जो वहाँ पे स्टार्ट होता है, वो पैकेज, एनुअल पैकेज जो है वो 25 लाख से स्टार्ट होता है। तो 25 लाख यदि हम जापानीज 25 लाख नहीं 30 लाख से होता है स्टार्ट। इंडियन करेंसी में जो है वो 25 लाख तक होगा। तो इंडियन करेंसी में यहाँ का इंजीनियर जिसका अनुभव सिर्फ 2 साल है, 25 लाख साल के कमाता है। तो वहाँ पे 25 लाख कमाएगा वो। दूसरी चीज़, आप भी वहाँ पे जापान में रह चुकी हैं, तो जापान में रहने का क्या अनुभव है हमारे दर्शकों को शायद? जी, बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ पे आने के बाद में कैसा एक कंपैरिजन हो जाता है। वहाँ पे जो सेफ्टी है, यहाँ पे यानी जो पोल्यूशन फ्री है, वहाँ पे एनवायरनमेंट का बहुत केयर किया जाता है। प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, तो प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से कैसा है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यानी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो तो आपका रेज होता ही होता है, बट द वे ऑफ थिंकिंग दैट इज़ आल्सो चेंज। तो आप ये सोचना चालू कर देते कि हमारे देश में यह सब चीज़ें कब होगी। जैसे साउंड पोल्यूशन, जापान में कैसा है कि बिना वजह कभी कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, कोई ट्रैफिक को वहाँ पे भंग नहीं करेगा। यहाँ पे वो आम बात है, आप बिना वजह हॉर्न बजाए जाते हैं बिना सोचे समझे कि इससे कितना ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है। साउंड पोल्यूशन होगा, जो गर्मी बढ़ती जा रही है आगे जाके और बढ़ेगी, तो हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। यह चीज़ जब वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके देखा, सीखा, तब यह चीज़ समझ में आई। और यह चीज़ मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्लीनिनेस हो गया, इवेंट ख़त्म होने के बाद में जापानीज लोग कैसा है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ भी पड़ा है उसे वो क्लीन कर देंगे। या खुद की कोई भी चीज़ें हैं तो अपने साथ में बैग्स लेके आते हैं। कहीं भी इवेंट में जाएंगे तो वहाँ पे भी क्लीनिनेस मेंटेन करेंगे। तो यह एक चीज़ जो है हम लोगों ने सीखने लायक है। हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म हुआ इवेंट, कचरा वहीं छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। बट यह मैनर्स में नहीं माना जाता है जापान में।
तो आप जापान में जाएंगे तो आपको मैनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, बट जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, बहुत डिफरेंट है और एक नया एक्सपीरियंस है वहाँ पे रहने का। बस आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश जो आप कहना चाहती, हो सकता है जो सवाल मैं आपसे कर नहीं पाया तो वो आप हमारे दर्शकों से संदेश तो वैसे मैंने दे ही दिया है कि सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना सीखिए, क्योंकि जापान यदि आज थर्ड इकोनॉमी है उसके पीछे वजह यह है कि एक एक जापानीज पर्सन जो है वो अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचता है कि मेरा देश है, मैं जिस सड़क पे चलता हूँ वो मेरे देश की सड़क है तो वो साफ़ रहनी चाहिए। जिस देश की सड़क पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ट्रैफिक पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, साउंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पेड़ होनी चाहिए ताकि जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ रहे, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। जिस दिन हम भारतीय अपने देश के बारे में सोच के छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो उस वक्त में बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब क्या चाहते थे कि देश जो है, भारत देश जो है वो सबसे नंबर 1 इकोनॉमी बने। नंबर 1 इकोनॉमी कब बनता है? जब लोगों का माइंड सेट चेंज होता है, जब एक एक भारतीय देश के बारे में सोच के उस हिसाब से मेहनत करता है, तब जाके देश बदलेगा। तो वही एक है कि आप मेहनत कीजिए, स्किल सेट डेवलपमेंट कीजिए अपने आप में, खुद का ही नहीं देश के बारे में भी सोचिए और देश को टॉप इकोनॉमी बनाने में मदद कीजिए। चलिए, थैंक यू मैडम, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।